ओके जी। अच्छा, तो आप लोगों का तो इंट्रो हो गया। मेरा ये है कि नाम मेरा मोहम्मद सईद है। और पिछले कितने सालों से कहा अंदाजा कितने? 3 से 4 सर 1 ईयर वाला क्यों हम इसकी क्लास से अंदाजा लगाएं कि 1 ईयर वाला ऐसा नहीं होता। एज के अकॉर्डिंग आप मुझे 6 माह भी कह सकते हैं। 5 सीए को पढ़ाते हुए मेरे ये 5वां साल है। और मैथ वो केमिस्ट्री 9th क्लास से ऑनवर्ड अगर देखा जाए तो वो अगर हम एचईसी के सिलेबस की बात करें या टेक्स जो बोर्ड उनके सिलेबस की बात करें तो उसमें मुझे 9वां साल में पढ़ाते लगता है, लेकिन ये हकीकत है। 9 इयर्स हो गए मुझे टीचिंग की फील्ड में। 9 इयर्स हो गए, जिसमें से सीए की फील्ड में मेरा 5वां साल है। और उसमें जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं वो पीआरसी लेवल पे 2 है, एक 2 और एक 3 क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और कैप लेवल पे है कैप 3 एंड 6। ये अभी जो स्कीम है 2024 में चल रही उसके अकॉर्डिंग है, जिसमें ये बनता है सीएमए और ये बनता है एमएफ। ये 2 सब्जेक्ट हैं मेरे पास। अगर नई स्कीम आएगी तो ये 2 के साथ एक नया सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा जिसे कहते हैं डीएसआर। अगर आया तो कैफ लेवल पे ये मेरे 2 सब्जेक्ट हैं और पीआरसी लेवल पे क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ पीआरसी। क्वालिफिकेशन सीए इंटर बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड एसोसिएट सर्टिफाइड फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंट मेंबर। सीएफएमए ये सर्टिफाइड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एडवाइजर का मेंबर भी हूँ। जैसे सीए एसीसी वैसे ही एक सीएफएमए भी एक बॉडी है तो उसका मेंबर हूँ। और बीकॉम लिखने की ज़रूरत नहीं है कि अगर बीएस भी किया है तो बीकॉम भी किया है। तो ये मेरी क्वालिफिकेशन है, ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा इकोनॉमिक्स और क्यूएमएस का लेक्चर जैसे पहले हो गया, अब जो है वो इकोनॉमिक्स का है। तो अपने सब्जेक्ट की नेचर पे आते हैं। ये तो मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, इससे पहले आप लोगों का हो गया। अब आता है सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन। नेम है जी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स क्या है? कवानीन, तो क्या गया एसबी है ना, कवानीन। इकोनॉमिक्स मुआशियात। ये होम इकोनॉमिक्स नहीं है कि घर में खाना बनाना और ये चीजें, ये होम इकोनॉमिक्स में आती हैं। ये इकोनॉमिक्स है कंट्री की, इसमें मुआशियात है। और मुआशियात यानी कि पैसे का ही सारा जिक्र होगा, लेकिन इसमें वो पैसा डेबिट क्रेडिट नहीं करना होगा। इसमें पैसे को मैनेज करके बैंक में नहीं रखना होगा। इसमें पैसे को कहां और कैसे इस्तेमाल किया जाता होगा वो बस वही देख रहे होंगे कि कौन कितना कहां इस्तेमाल कर रहा होगा। इस साल कितनी चीजें खरीदी गई, कितने की खरीदी गई, कितनी बनाई गई, कितने की बनाई गई, उनसे कितना टैक्स इकट्ठा हुआ और कितनी चीजें बाहर गई, कितनी चीजें पाकिस्तान में आई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ इक्वल करके, जिसे हम कहते हैं ना कि जीडीपी कैलकुलेट करना, वो बेसिकली इसी के अंदर ही है। इस चैप्टर को 3 हिस्सों में ब्रेक किया जाएगा। पार्ट ए में हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है?
छोटी इकोनॉमिक्स, हाँ लो लेवल की, जिसमें कोई 150-200 रुपए की चीजें खरीदते होंगी। गरीबों की इकोनॉमिक्स, इसमें सिर्फ एक पर्सन को जिक्र किया जाएगा, सिर्फ एक पर्सन को देखा जाएगा, उसकी चीजें खरीदने का स्टाइल, बेचने का स्टाइल, उसके कमाने का सब कुछ एक पर्सन को मद्देनजर रख के माइक्रो इकोनॉमिक्स। नंबर 2 पे इसका पार्ट नंबर जो 2 होगा उसमें हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की बात करेंगे। यहां पर तो सिंगल यानी कि एक ही इंडिविजुअल होगा, उसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहां पर एक से ज्यादा लोगों की डिमांड, सप्लाई और जरूरियात को देखा जाएगा। और ये इसके अंदर अगर हम ये डिस्कस करें कि भाई जब एक से ज्यादा लोगों को देखा जाएगा तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होगा, तो ये काम गवर्नमेंट कर रही होगी। गवर्नमेंट की पॉलिसी जो होगी इकोनॉमिक्स, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। इसके बाद नंबर 3 पे जो हम पढ़ेंगे वो होगा पार्ट सी, फाइनेंस का, पैसे का, जिसमें पॉलिसीज वगैरह बना के इम्प्लीमेंट की जाएंगी कि आप टैक्स कितना लगाएंगे, पैसा कहाँ से इकट्ठा करेंगे, किस किस प्रोजेक्ट पे लगाएंगे, अगर कम हो जाएगा तो कहाँ से लाएंगे, उसे कैसे पूरा करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें बेचेंगे। तो ये इस पॉलिसीज में पार्ट सी में पढ़ेंगे। तो हमने अपने सब्जेक्ट को 3 हिस्सों में ब्रेक किया है। वैसे तो 2 हिस्सों में ब्रेक होता है, लेकिन मैं इसे 3 हिस्सों में ब्रेक करके पढ़ाता हूं कि एक माइक्रो, एक मैक्रो, और मैक्रो में जो उसकी पॉलिसीज हैं वो अलग से। ये 3 हिस्सों में हमने पढ़ना है। इनसे मिला के 100 नंबर का पेपर आना है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर आएगा। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। अब इन 100 मार्क्स को उसने आइडेंटिफाई नहीं करके बताया कि इसके अंदर आने वाले चैप्टर्स में से कितना कितना आएगा। पहले तो बात करते हैं चैप्टर्स कितने होंगे। अगर टोटल चैप्टर्स की बात की जाए तो ये 13 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है। ये 13 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है, जिनमें से पहले 4 चैप्टर, चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक हम डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर चैप्टर 5 से चैप्टर नंबर 8 तक डिस्कस करेंगे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर चैप्टर नंबर 9 से हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 तक, तीसरा क्वेश्चन। अब इन सारे चैप्टर से मिला के 100 मार्क्स का पेपर आएगा, लेकिन हर चैप्टर को आइडेंटिफाई नहीं किया कि उसमें से कितने कितने का पेपर आएगा। लेकिन ग्रिड वाइज, पार्ट वाइज इसको बता दिया है कि जैसे ग्रिड ए है, इसमें इतने चैप्टर है, इसमें से इतने का आ जाएगा। ये इसमें इतने चैप्टर हैं, अंदाजन इसमें से इतने का आ जाएगा। तो यहां पर एक लोअर और एक अपर लिमिट बता के लगा दी गई है कि हो सकता है 25 से 40 नंबर का पेपर इसमें से आ जाए, तो हो सकता है कि 60 नंबर के इनमें से आ जाए। तो मतलब इस तरह से लिखा है, चैप्टर वाइज आइडेंटिफाई नहीं किया। तो इसमें से जो मार्क्स आ सकते हैं पेपर में वो मैक्सिमम हम ये कह सकते हैं कि 30 से 40 मार्क्स का पेपर इससे पूछा जा सकता है। 30 से 40 नंबर का पेपर इस ग्रेड से पूछा जा सकता है, जो अभी तक पूछा जा रहा है। या कम से कम पूछेगा तो 30 का, ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो 40 तक का यहां से पूछेगा। फिर तकरीबन 20 से 30 का यहां से पूछा जाएगा, और तकरीबन 30 से 35 तक का यहां से पूछा जाएगा। और अब ये नहीं कहिएगा कि सर ये तो पूरे ही नहीं हो रहे,
ये तो पूरे ही नहीं हो रहे भाई। हो सकता है कि यहाँ से 30 उठाए, यहाँ से 30, यहाँ से 35 या यहाँ से 35, 30 और 35 कर ले, मतलब कि ये लिमिट्स बताएं कि यहाँ तक इनके नंबर हो सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ये कहें कि भाई यहाँ से हो सकता है 30 से 35 कर ले, ये भी हो सकता है। फिर हो सकता है कि 40 से 45 कर लो, भाई उसकी मर्जी है ना, कहीं से भी कितने भी नंबर उठा सकता है। अगर लोअर वाली लिमिट से उठाएगा तो 100 तो पूरे हैं, अपर में से वो देख लेगा कितने कितने हैं, किसी में से इधर से कम कर देगा, इधर से ज्यादा कर देगा, इधर से ज्यादा कर देगा। तो ये एक ग्रिड है कि यहां से 100 मार्क्स का इन चैप्टर्स में से पेपर आएगा और हर एमसीक्यूज, ये सारे का सारा आपका जो पेपर है वो क्या है, एमसीक्यूज बेस। इस चीज का तो आइडिया होगा कि ये सारा पेपर आपका एमसीक्यूज बेस है और एमसीक्यूज होंगे 50, जिसके हर एमसीक्यूज के कितने नंबर होंगे, 2, और आपको टोटल मार्क्स कितने मिलेंगे, 100, अगर सारे सही होंगे तो। वैसे टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, हर एमसीक्यूज 2 नंबर का है, टोटल 50 एमसीक्यूज होंगे। इन 50 एमसीक्यूज की नेचर क्या होगी भाई, ये एमसीक्यूज आपके पास फिल इन दी ब्लैंक्स भी हो सकती हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स का हरगिज मतलब ये नहीं होगा कि खाली जगह छोड़ के आपको कहेगा कि खुद से कुछ लिखें, ऐसा नहीं होगा। वो खुद से जगह छोड़ के आगे उसके आगे 2 ऑप्शन देगा कि इनमें से बताएं कि इधर कौन सा वर्ड आता है, ऐसे फिल इन दी ब्लैंक्स होंगे। या उस फिलिंग इन दी ब्लैंक्स के नीचे ऐसे फिलिंग इन दी ब्लैंक्स आ गई तो यहाँ एक बॉक्स बना होगा, उस बॉक्स में कुछ इस तरह से आपको एरो नजर आएगा कि भाई इसे ड्रैग करें, ड्रैग करेंगे तो नीचे 2 ऑप्शन होंगे, इनमें से कोई एक ऑप्शन लगा दें, ये फिल इन दी ब्लैंक्स में होगा। अगर दूसरी नेचर की बात करें कि एक तो इस नेचर से आ सकता है, दूसरा ये आपको सेलेक्ट एनी 2 ऑप्शंस में से आ सकता है कि जो एमसीक्यूज दिए गए हैं ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इनमें से कोई 2 सही सेलेक्ट करे। जो क्वेश्चन होगा उनमें से आगे आ जाएगा सेलेक्ट एनी 2 ऑप्शन, 2 सही सेलेक्ट करें। अगर फॉर एग्जांपल इसका असल में करेक्ट ऑप्शन बनता था ए और सी, आपने लगा दिया ए और बी, तो आपको 1 नंबर मिलेगा, इसका नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि ये गलत है। तो आप 2 वालों में से भी एक नंबर फिर भी सिक्योर कर सकते हैं अगर सेलेक्ट एनी 2 का ऑप्शन आएगा तो। फिर ये भी कह सकता है सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट, वो एक भी स्टेटमेंट करेक्ट पूछ सकता है, 2 भी पूछ सकता है। अगर दोनों में से कोई एक सही लगाई होगी, एक गलत, तो उसका नंबर मिलेगा, दूसरे का नंबर नहीं मिलेगा। तो सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। और इसमें एक और चीज की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। जितने सही किए होंगे उनके नंबर मिलेंगे, जो सही नहीं किए उनके नंबर डिडक्ट नहीं होंगे। बस वो जितने बनते थे उतने डिडक्ट होंगे, कोई एक्स्ट्रा नंबर डिडक्ट नहीं होगा नेगेटिव मार्किंग की वजह से। और पेपर पास करने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, 50। पासिंग मार्क्स के लिए 50 नंबर आपको चाहिए, 50 यानी कि इज इक्वल टू 25 MCQs, ऐसे ही है? नहीं, 27 भी हो सकते हैं, कोई हो सकता है 23 के सही लिए हो, उसके बाद एक वाले हों, लेकिन एग्जैक्ट 25 आपके क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए। तो हमें 50 नंबर टोटल चाहिए, जिनमें से 25 MCQs ठीक होने चाहिए। तो हमने तैयारी कितने नंबर के लिए करनी है, 1 नंबर। हमने 1 नंबर के लिए तैयारी करनी। बात समझ नहीं है? इसकी रीजन ये कि आप खड़े हैं, आप इस वक्त अज्यूम कर रहा हूं कि 49 पे सारे बैठे हैं,
अब जितनी भी जद्दोजहद है वो एक नंबर के लिए और एक नंबर के लिए आप किसी भी चैप्टर को चॉइस पे नहीं छोड़ते। जब फर्क एक नंबर का हो, यही नंबर आपको क्या करवा सकता है, या पास या फेल। तो अब रह गया दरमियान में चॉइस वाला, कि चॉइस छोड़े, चॉइस में छोड़े, हो सकता है वो आ ही वहीं से एक नंबर जाए जो चॉइस में छोड़ा, पेपर गया। तो बस एक नंबर के लिए आप कुछ भी चॉइस में नहीं छोड़ सकते। जब ज्यादा नंबर दिखते हैं तो फिर छोड़ सकते हैं, तो एक नंबर के लिए नहीं छोड़ सकते। तो सर आपको डिस्टर्ब कर सर, पीपी की क्लास आपका कर दी। मेरी जहां क्लास इन्होंने करवाई मैंने कर दी, अब तकरीबन 10 मिनट वेट करो। 10 मिनट, ठीक है। अब यहां पर ये आप कोई भी चैप्टर चॉइस में नहीं छोड़ सकते। जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है एक नंबर के लिए, तो फिर सारे चैप्टर हम इसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि हम कुछ चॉइस में नहीं छोड़ेंगे, पढ़ाते हुए और पढ़ते हुए। जब बाद में पेपर की तैयारी करेंगे उसके लिए फिर कुछ मार्जिन होगा, लेकिन पढ़ते हुए और पढ़ाते हुए मैं एक नंबर के लिए जद्दोजहद करूंगा। 49 पे आप खड़े हैं पास होने के लिए, टॉप वाला कोई सीन नहीं है, 50 है, इससे ऊपर 50 और 50 से ऊपर सभी एक बराबर। तो यहां पर ये नहीं होगा कि अगर आपके 90